So hello my UG and PG. Today I am going to teach finance, all the topics of grade 1 of finance. So let's start. तो concept of finance पढ़ते हैं पहले. Finance refers to the science and art of managing money. Finance क्या होता है? साइंस होता है और आर्ट होता है मनी को मैनेज करने का. मनी मतलब पैसा जो भी हम कमाते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, हर चीज़ के लिए जो हम पैसा कमाते हैं उसको बोलते हैं, उसके मैनेजमेंट को बोलते हैं फाइनेंस. तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स, एलोकेटिंग फंड्स एंड कंट्रोल ऑफ फंड्स. पैसा कहाँ से हम रेज करेंगे, एलोकेट कहाँ कहाँ करेंगे, कंट्रोल कहाँ करेंगे, एफिशिएंटली मतलब अच्छे तरीके से, ताकि फंड वेस्ट ना हो कहीं पर भी. अपने किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने के लिए. हर कंपनी के, हर बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं जो उन्हें पूरे करने होते हैं. सिंपल सेंस में हम 3 क्वेश्चंस पूछते हैं. हर एक बिजनेस अपने आप से 3 सवाल पूछता है. कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है, और कहाँ उसको स्पेंड करना है या फिर यूज़ करना है वाइजली. वाइजली मतलब होता है बिना अपने रिसोर्सेज को वेस्ट किए पैसे को अच्छे से यूज़ करें ताकि बिजनेस प्रॉफिट कमा पाए. तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी, मनी क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. क्योंकि हर चीज़ हम पैसों से ही अल्टीमेटली खरीदते हैं, इसलिए हमको पैसों को प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है ताकि हम अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. एक बिजनेस अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोर एरियाज ऑफ फाइनेंस. तो कोर एरियाज ऑफ फाइनेंस क्या होता है? एक होता है पर्सनल फाइनेंस, दूसरा होता है बिजनेस या कॉर्पोरेट फाइनेंस, और तीसरा होता है पब्लिक फाइनेंस. पहले हम पढ़ते हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है. इसमें इंडिविजुअल के मनी मैनेजमेंट की बात चल रही है. मतलब एक हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल अपने मनी को कैसे मैनेज कर रहा है उसकी बात चल रही है यहाँ पे. तो इसमें क्या होता है? बजट आता है, सेविंग्स आती है, वो कितना लोन ले रहा है, कितना इंश्योरेंस, कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रहा है अपने ऊपर एक इंडिविजुअल. जैसे स्टूडेंट 500 पर मंथ फ्रॉम पॉकेट मनी फॉर परचेजिंग अ मोबाइल फ़ोन. स्टूडेंट एक जो है वो अपनी पॉकेट मनी सेव कर रहा है अपने लिए, अपने यूज़ के लिए. दूसरा आता है बिजनेस और कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या आता है, जिसमें डील करता है फाइनेंशियल डिसीजन से. एक बिजनेस क्या क्या डिसीजन ले सकता है अपने फाइनेंस से रिलेटेड, जिसमें क्या आएगा? कैपिटल रेज करना. कैपिटल मतलब होता है पूंजी, किसी भी बिजनेस की पूंजी मतलब इनिशियल कैपिटल, और भी इंट्रोड्यूस बाद में भी होती है कैपिटल. तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे रेज करना है, और फिर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब आता है बिजनेस फाइनेंस में. जैसे कंपनी ने लोन लिया अपने फैक्ट्री को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने शेयर होल्डर्स को फंड्स को रेज करने के लिए इशू किए शेयर होल्डर्स के लिए फंड्स. तो ये सारी चीज़ें आ गई बिजनेस फाइनेंस में. लेट अस स्टार्ट पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस में क्या आता है? गवर्नमेंट डील्स विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्स से, मोस्टली इनकम टैक्स से होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में आ गया इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ गया. फिर ये सारी इनकम करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि वेलफेयर करना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, एजुकेशन पे खर्चा करना, हेल्थ केयर पे खर्चा करना. और इनकम में क्या आता है? टैक्सेशन, बजट प्लानिंग करना. एग्जाम्पल जैसे कलेक्ट किए, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कलेक्ट किया और उसको यूज़ कर रही है हॉस्पिटल स्कूल्स बनाने के लिए, इसको क्या बोलेंगे? पब्लिक फाइनेंस बोलेंगे. स्कोप ऑफ फाइनेंस नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसमें सबसे मेन होता है, फिर होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और फिर होता है डिविडेंड डिसीजन. ये 3 डिसीजंस मेन होते हैं. इसके बाद और भी डिसीजंस होते हैं. बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन के पॉइंट्स एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए हुए. तो लेट अस स्टडी देम ऑल. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म एसेट के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे मशीन खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, ये लॉन्ग रन में चलने वाला है. 10-20 साल आराम से ये चलते हैं. मशीनरी बिजनेस हमारे बिजनेस के लिए चलते हैं. फाइनेंसिंग डिसीजन कौन से होते हैं? जिसमें डेट या इक्विटी का डिसीजन ले रही है बिजनेस, कि उसको कितना डेट लेना है और कितना इक्विटी लेना है. मतलब अपने शेयर होल्डर्स कितने इंक्रीज करने हैं और अपने डेट कितना उसको लेना है, वो सब डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन में लिया जाता है कंपनी का. डिविडेंड डिसीजन होते हैं कि जो प्रॉफिट कमाया है उसको शेयर होल्डर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. आप सबको पता होगा शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट? कि हम ओनर्स होते हैं कंपनी के. तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? उसको डिविडेंड बोलते हैं. और डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कंपनी डिसाइड करती है. फिर आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट.
ये होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए, जैसे कैश हुआ, इन्वेंट्री हुआ। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी क्या क्या खर्चा कर रही है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है, इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इसमें कंपनी ये डिसाइड करेगी कि फ्यूचर में उसको कितना, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें डिसाइड किस में होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में क्या होता है, इट इज़ अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। इसमें ये डिसाइड होगा, इसमें भी यही डिसाइड होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा कंपनी का, कितना डेट लेगी, कितना इक्विटी शेयर में इशू करेंगी, ये सब चीज़। रिस्क मैनेजमेंट होता है लाइक इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क है, कितना बोरो किया है, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे बोरो किया है। लिक्विडिटी मतलब कैश में कितना है, कितना बैंक में है, ये सारी चीज़ें रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क इसमें कैलकुलेट करती है कंपनी। इसमें मैनेज करती है फाइनेंशियल रिस्क को बेसिकली। कैश मैनेजमेंट में होता है इंश्योरेंस सफिशेंट, कि हमारे पास डेली ऑपरेशन करने के लिए सफिशेंट फंड्स है या नहीं है, ये मेक श्योर करती है कंपनी। फाइनेंशियल कंट्रोल में आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर बजट बना के। अगर बजट प्रॉपर नहीं है किसी भी कंपनी का तो वो ढंग से फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं कर पाएगी, कितना पैसा किस में खर्चा करना है। इंटरनेशनल फाइनेंस में आता है डील्स विद ग्लोबल फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें मल्टीनेशनल फर्म्स कैसे ऑपरेट करती हैं वो सब सीखेंगी, कंपनी की वैल्यू क्या है ग्लोबल मार्केट में, वो सब चीज़ें इसमें सीखी जाती हैं। मैंने शॉर्ट में वन लाइनर इसमें एक्सप्लेन कर दिया है सारे पॉइंट्स को, एंड आई एम प्रोवाइडिंग नोट्स। इसके बाद वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम की, वहाँ पे आप सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे नोट्स को। थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं फाइनेंस के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस का, कि जितना भी प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उसको हम इंक्रीज कैसे करें। द एम इज टू इंक्रीज द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ इन द लॉन्ग रन, कि हमारे शेयर होल्डर्स की भी वेल्थ, हमारी कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर्स की भी वेल्थ इंक्रीज हो, ये कंपनी को मेक श्योर करना चाहिए। नेक्स्ट होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंपनी बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ करती है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, लेबर को अपॉइंट करेगी, वो बहुत सारे रिसोर्सेज को हायर करेगी, ये सब चीज़ें करेगी, यूज़ करेगी बेसिकली। तो वो अच्छे से अपने रिसोर्स को यूज़ करे। जैसे अगर वो पानी यूज़ कर रही है अपना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो पानी इस तरीके से यूज़ करे कि उसका वेस्टेज ना हो। हमको यही कोशिश करना है कंपनी को कि किसी भी रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ताकि कंपनी को बेनिफिट हो, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें, अपने ऑपरेशन को कैसे कंटिन्यू करें ताकि लॉन्ग रन में बिजनेस चलता रहे, कोई प्रॉब्लम बिजनेस को ना आए। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात इसमें करते हैं, ताकि कंपनी धीरे धीरे ग्रो करे, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो फर्म का। आज एक ब्रांच खुली है, कल दूसरी ब्रांच खोले, कल किसी और शहर में और उसकी ब्रांचेस खोले और बिजनेस एक्सपैंड हो, इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। 6 पॉइंट आता है लिक्विडिटी मेंटेनेंस। इसमें प्रॉपर कैश होना चाहिए कंपनी के पास, ये मेक श्योर इसमें करे कंपनी कि कभी भी ये सिचुएशन ना आए कि कैश की कमी हो गई है। तो इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ऑब्लिगेशन होती है कंपनी की कि उसके पास कैश होना चाहिए। रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। कैसे रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, इंश्योरेंस लेके कर सकते हैं, और भी बाकी चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर बिल्डिंग को सेव करना है तो उसका इंश्योरेंस ले लिया, राइट, वैसी चीज़ें हम कर सकते हैं। अपने रिस्क को कम से कम रखें ताकि इफेक्टिवली हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ। कॉस्ट कंट्रोल इसमें होता है रिड्यूसेस अननेसेसरी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को हमको रिड्यूस करना है। जैसे रॉ मटेरियल के हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम एक वेंडर से भी खरीद सकते हैं, दूसरे वेंडर से भी खरीद सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस रखने चाहिए हमको, कि जिससे कम कॉस्ट लग रही हो और जिससे अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल रहा हो, उसी वेंडर से हम लोग रॉ मटेरियल खरीदें। तो हमारी जितनी कम हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, उतना ही ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके जब हम कस्टमर को बेचेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केट वैल्यू एनहांसमेंट में क्या होता है, शेयर प्राइस इंक्रीज होगी तब फर्म की रेपुटेशन बढ़ेगी। आपने देखा होगा जो भी निफ्टी 50 में, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज हैं, वो उनकी रेप्यूटेशन है मार्केट में, इसलिए हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा शेयर प्राइस होगी, ऑथेंटिकली सही शेयर प्राइस होगी, उसको जानबूझ के इंक्रीज नहीं करने की कोशिश करना है। जो हमारी ऑथेंटिक शेयर प्राइस इंक्रीज होगी
उससे फर्म की रेप्यूटेशन, फर्म की इमेज इंक्रीज होगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने पढ़ा होगा CSR एक्टिविटीज़ करनी होती है आजकल कंपनीज को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करनी होती है। जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात उसमें होती है। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, आप हम आज जो चीज़ें कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको हेल्पफुल होनी चाहिए। आज हम इस तरीके से रिसोर्स को यूज़ करें ताकि हम फ्यूचर में अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वो रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर पाएँ, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करे, ना कि अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करे। ये हो गए हमारे 10 पॉइंट्स कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है इसमें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब होता है, अर्निंग पे इसमें ध्यान रहता है और इसमें वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान रहता है। इसमें हम अपने प्रोडक्ट को बेच के क्या क्या अर्न कर रहे हैं, सेल्स हमारी कितनी है उस पर ध्यान देते हैं। इसमें हमारी वेल्थ कितनी इंक्रीज हुई, शेयर प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, वो सब पे ध्यान देंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, प्रॉफिट इग्नोर्स इट। प्रॉफिट को टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेट नहीं कर सकते। वेल्थ में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है कि ओवर द टाइम हमारी वेल्थ कितनी इंक्रीज हुई, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में यूज़ होता है। डिसीजन क्वालिटी है, प्रॉफिट लीड्स टू पुअर डिसीजन। हो सकता है हम प्रॉफिट जो कमा रहे हैं उससे हम डिसीजन गलत ले लें कि रॉ मटेरियल हमने गलत परचेज कर लिया या कोई और बिजनेस डील हमने गलत कर ली। वेल्थ लीड टू बेटर डिसीजंस, ठीक है, क्योंकि वेल्थ लॉन्ग रन में हमको फ़ायदा करती है, तो वी कैन टेक बेटर डिसीजंस। फोकस इज ऑन मार्केट वैल्यू। टाइम हॉरिजॉन क्या होता है, प्रॉफिट इज शॉर्ट टर्म होता है एंड वेल्थ इज लॉन्ग टर्म होती है। वेल्थ मैंने पहले भी बोला कि लॉन्ग रन के लिए वेल्थ होती है और शॉर्ट रन के लिए प्रॉफिट होता है। रिस्क में क्या है, प्रॉफिट इग्नोर्स द रिस्क। हम क्यों कमा रहे हैं, कब हम प्रॉफिट कमाते हैं, जब हमको सेल्स, जो हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उससे जो भी गेन होता है उसे प्रॉफिट बोलेंगे, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके। वेल्थ क्या होता है, वेल्थ हम ओवर द ईयर्स बिल्ड कर रहे हैं, हमारी वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। वेल्थ कंसीडरेशन रिस्क रिटर्न, वेल्थ में हम रिस्क रिटर्न का बैलेंस कर पाते हैं, बेसिकली रिस्क को कंसीडर कर रहे हैं वेल्थ में। सस्टेनेबिलिटी में क्या है, प्रॉफिट में हार्म लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट क्या है, लॉन्ग रन ग्रोथ को हार्म कर सकता है। वेल्थ मेक श्योर्स की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उतनी ज़्यादा हम सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे। शेयर होल्डर फोकस किस पे होता है, शेयर होल्डर फोकस होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डायरेक्टली बेनिफिट द शेयर होल्डर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की बहुत ज़्यादा उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी सोच रही है कंपनी, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स के बेनिफिट। मेजरमेंट क्या होता है, प्रॉफिट अकाउंटिंग बेस्ड होता है और वेल्थ क्या होती है, मार्केट बेस्ड होती है, राइट। ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि प्रॉफिट हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कैलकुलेट करके वहाँ पे शो कर देते हैं। प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या होता है, वेल्थ मोर रियलिस्टिक होती है मॉडर्न फाइनेंस में, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है वो तो हम एक पर ईयर दिखा के हम लोग नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। उस प्रॉफिट से हम लोग नई मशीनरी खरीद ली, नए एसेट्स खरीद लिए, वो सब कर लेते हैं। लेकिन वेल्थ जो है वो मोर रियलिस्टिक होता है। वेल्थ हमारी जितनी, जैसे टाटा कंपनी जो है उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, कैसे है, उसका शेयर प्राइस ज़्यादा है, उसके कस्टमर उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये सारी चीज़ें। कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, वेल्थ सुपीरियर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, ऑब्वियसली, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, ठीक है, वो लॉन्ग रन में यूज़ आता है, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग होता है फर्स्ट पॉइंट। हम पहले से प्लानिंग करके रखें कि हमको क्या क्या इस ईयर करना है। जैसे सपोज कोई नई मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए क्या हमारे पास प्रॉपर फंड है क्या, और अगर हमने वो मशीनरी खरीद ली तो क्या वो कितना आउटपुट देगी, इतना आउटपुट हमारी इतनी सेल्स इंक्रीज हो सकती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमको पहले से ही प्लान करके रखनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का उसके अंदर आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में क्या आ गया, किस टाइप के हमको फंड चूज करने हैं, हमारे कैपिटल को कैसे स्ट्रक्चर करना है, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, डेट कितना होना चाहिए, डिवेंचर्स कितने होने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम, इसमें मिक्स ऑफ फंड्स होता है, कितना कितना कहाँ कहाँ से हमको फंड लेना है या यूज़ करना है। रेजिंग ऑफ फंड्स में क्या है, वेरियस सोर्सेज से हम फंड रेज कर सकते हैं। हम बैंक से पैसा ले सकते हैं, कंपनी के अपने शेयर्स को इशू करके ले सकती है पैसा कंपनी, डिवेंचर के थ्रू ले सकती है और अदर बोरोइंग्स के थ्रू ले सकती है कंपनी। तो दैट कंपनी विल डिसाइड कि कैसे उसको फंड रेज करना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, अब रेज तो कर लिए फंड,
फंड हमारे पास आ गए, पैसा मेरे पास आ गया, हाउ आई विल स्पेंड इट। तो वो एक प्रोडक्टिव यूज़ के लिए मुझे उस पैसे को स्पेंड करना है, ना कि मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको स्पेंड कर दूँ। ओके, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो द एलोकेशन शुड बी फॉर प्रोडक्टिव यूज़, की कंपनी के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, हम लोग इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट किए हैं हमारी कंपनी में उनके बेनिफिट के लिए हमको उस तरीके से फंड को स्पेंड करना है। प्रॉफिट एलोकेशन, डिसाइडिंग रिटेन अर्निंग्स वर्सेस डिविडेंड। रिटेन अर्निंग होता है प्रॉफिट कंपनी का, और डिविडेंड्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स के को हम देते हैं प्रॉफिट। तो ये कितना प्रॉफिट अपने पास रखना है, कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना है, वो सब चीज़ें प्रॉफिट एलोकेशन में डिसाइड होती है। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब कंपनी ने एक साल में कितना कैसे परफॉर्म किया उसको मॉनिटर किया जाता है फाइनेंशियल कंट्रोल में, क्या सही परफॉर्म किया, क्या प्रॉफिट सही आ गया या सेल्स सही हुई, ये सब चीज़। बजटिंग में होता है फाइनेंशियल प्लान्स इसमें बनते हैं। जैसे हमारे घर का बजट हम डिसाइड करते हैं कि इतना ही हम लोग किराने में खर्च करेंगे, कि इतने सारे बिल्स हम लोग माइनस कर देंगे, बिजली का अलग हो गया, ठीक है, पानी का बिल अलग हो गया। तो ऐसे ही कंपनी भी डिसाइड करती है मेरे इतने खर्चे हैं, इतना मैं प्रॉफिट कमाऊंगी या कमाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मेरा ये नेट प्रॉफिट बचेगा जो मैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट या नेक्स्ट ईयर के लिए रखूंगी मैं। फिर होता है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। अब ये कैसे करेंगे, कंपेयरिंग एक्चुअल वर्सेस प्लान। जो हमने प्लान किया था हमने कितना अचीव किया। जैसे हमने इस साल सोचा था कि हमारा सेल्स जो है वो इतने परसेंटेज तक इंक्रीज हो जाएगी, क्या वो एक्चुअली हुई, ठीक है, प्रॉफिट हमारा इतने परसेंटेज तक इंक्रीज हो जाएगा, क्या वो हुआ एक्चुअली। ये सारी चीज़ें कंपेयरिंग एक्चुअल विद रिजल्ट हम लोग करते हैं। कभी कभी कंपनी पिछले साल का भी कंपेयर कर सकती है विद दिस ईयर, राइट। रिस्क को एनालिसिस या असेस करना। रिस्क क्या क्या हो सकती है, रिस्क बहुत टाइप की हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। एक्सटर्नल रिस्क क्या हो सकती है, जैसे सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, टैक्स इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ये सारी। डिक्रीज में तो इतना रिस्क, इंक्रीज में ज़्यादा रिस्क हो गया, ठीक है। कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन आ गई जिसमें कंपनी को हार्म हो सकता है, वो सारी रिस्क होती हैं। इंटरनल रिस्क क्या हो सकती है, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, शेयर प्राइस अगर डिक्रीज हो गया ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो ये सारे रिस्क होते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म इंप्रूविंग फ्यूचर डिसीजन। फीडबैक किस किस से ले सकती है कंपनी, अपने शेयर होल्डर्स से सबसे पहले तो, कि अपने इन्वेस्टर्स से, अपने मार्केट में क्या कंपनी के बारे में फीडबैक चल रहा है उससे उससे अपने फीडबैक को इम्प्रूव कर सकती है, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। अगर नेगेटिव फीडबैक जा रहा है तो सपोज कस्टमर बोल रहे हैं कि नहीं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपको इंक्रीज या इम्प्रूव करनी चाहिए। जैसे आप देखते होगे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें एक कॉलम रहता है कि फीडबैक के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या ईमेल के थ्रू आप सजेशंस दे सकते हैं अपने। तो वो कंपनी क्यों करती है, अपने प्रोडक्ट को और फाइन बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कंपनी करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, और डिटेल में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एलोकेशन ऑफ फंड्स इन एसेट। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना जो हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट देने वाली है। जैसे मैंने कोई मशीन खरीदी तो उससे मेरा 10 साल तक 15 साल तक मेरा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मुझे उसको रिपेयर एंड मेंटेन करना पड़ेगा उस मशीन को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साल मतलब एक साल में ही वो मशीन खराब हो गई है उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है, ऐसी नहीं। हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सब चीज़ें लॉन्ग रन तक हमें यूज़ में आए हमारे बिजनेस के लिए। तो एक नेक्स्ट पॉइंट बोल ही रहा है कि लॉन्ग टर्म फोकस है होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल खर्चा, जिससे हमारे बिजनेस को फ़ायदा मिल रहा है। बार बार हम एक मशीन तो नहीं खरीदेंगे, मशीन की कॉस्ट बहुत महंगी होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है मशीन। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं इसमें, ठीक है, कि हमें जो मशीन खरीदी, जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। जैसे किसी कंपनी ने किसी और कंपनी को परचेज किया, या कोई और ब्रांच को परचेज किया, या कोई और नई ब्रांच लेके आए, तो उससे कितना प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। रिस्क कितनी है, अनसर्टेनिटी तो नहीं है। बिजनेस मतलब अनसर्टेनिटी हुई, रिस्क ही हुई, लेकिन हम रिस्क को कम कर सकते हैं, हटा नहीं सकते कम्प्लीटली। वी कैन ओनली ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क। कैपिटल बजटिंग, इसमें क्या है, टेक्निक्स लाइक एनपीवी एंड आईआरआर, इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं कि हम ऐसी टेक्निक्स इसमें लेके आए जिससे हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या कैपिटल बजटिंग डिसीजन हम लोग और अच्छे से ले पाएँ। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल नेचर।
वंस मेड डिफिकल्ट टू रिवर्स, अगर मैंने एक मशीन परचेज कर ली है तो मैं उसे अब उस डिसीजन को वापस नहीं ले सकती। हाँ, एक टाइम लिमिट मिलती है कि इतने टाइम में आप यू कैन रिप्लेस मशीनरी या फिर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार मैंने मशीन खरीद ली, इसका मतलब ये है कि मुझे अपने बिजनेस में उसको यूज़ करना है। ठीक है, आई कैन नॉट रिवर्स माई डिसीजन। इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, ये फ्यूचर एक्सपेंशन पे इम्पैक्ट डालता है ऑब्वियसली, राइट। रिसोर्स एलोकेशन, हम अच्छे से फंड को यूज़ करें, ये मेक श्योर करता है। स्ट्रैटेजिक इसमें इंपॉर्टेंस होती है, कंपनी के गोल्स के साथ तो अलाइन कर रहे हैं ना हम। अगर हम मुझे किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग खरीदने की ज़रूरत है तो मुझे वो बिल्डिंग कंपनी के गोल के हिसाब से अलाइन करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने मशीनरी का एग्जाम्पल दिया ही आपको, बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स की। फंड्स मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। डेट से आएंगे, इक्विटी से आएंगे। इक्विटी मतलब कि हमने स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को इशू किया, शेयर ने लोगों ने खरीदे और वो हमको पैसा कंपनी को मिला। अब कंपनी उसके बदले में लोगों को क्या देगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो चूजिंग बोरोड और ओन्ड। ठीक है, ओन्ड मतलब हुआ इक्विटी, बोरोड मतलब हुआ डिवेंचर बोल सकते हैं, और ये सब बोल सकते हैं। कॉस्ट कंसिडरेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है कंपनी की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अपने जो आपकी कैपिटल, आपकी पूंजी है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है आपको। रिस्क इम्पैक्ट क्या है? डेट इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क, ऑब्वियसली जितना अगर हम बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर लेंगे तो हमारी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी। हमको रिटर्न के साथ, इंटरेस्ट के साथ उस प्रिंसिपल को वापस देना है, तो डेट हमारे लिए थोड़ा सा रिस्क इसमें इंक्रीज हो ही जाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है? बैलेंस करना है हमको, बेसिकली हमको किसके बीच में, बोरोड और ओन्ड फंड के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए जो कंपनी को मेंटेन करना है, यही बात कर रहे हैं इसमें। कंट्रोल एस्पेक्ट क्या है? इक्विटी इफेक्ट्स ओनरशिप कंट्रोल। ठीक है, इक्विटी मतलब हमने अपने इक्विटी शेयर्स जब हम इशू कर देते हैं तब हम वो शेयर होल्डर्स ओनर बन जाते हैं उतने शेयर्स के लिए। सपोज मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद लिए, मैं 1000 शेयर की ओनर बन गई, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी, डेट हैज़ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, डेट तो देना ही पड़ेगा हर केस में। ठीक है, डिबेंचर अगर आपने खरीदे हैं तो आपको, डिबेंचर अगर आपने इशू किए हैं तो आपको डिबेंचर विद इंटरेस्ट देना, वापस करना ही पड़ेगा, भले ही कंपनी को लॉस हो या फिर कंपनी को प्रॉफिट हो, डिबेंचर तो वापस देने ही पड़ेंगे। इक्विटी में ये होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलते हैं। अगर जिस साल नहीं हुआ है प्रॉफिट, जिस साल लॉस हो गया है, तो उस साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता कुछ भी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट, इसमें लीवरेज इफेक्ट्स रिटर्न। ठीक है, इसमें कैसे, किस टाइप का आप लोन ले रहे हो वो इफेक्ट करेगा रिटर्न्स को। ठीक है, मार्केट कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस होता है मार्केट। अगर लोन का रेट इंक्रीज हो गया तो कंपनी को ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, लोन का रेट डिक्रीज हो गया तो कंपनी को कम बर्डन पड़ेगा। जैसे टेकिंग अ बैंक लोन वर्सेस इशूइंग शेयर्स, अब आपको बैंक लोन लेना है, ज़्यादा सही आपकी कंपनी के लिए, या शेयर इशू करके हम आपको पैसे लेना है, ये दिस कंपनी विल डिसाइड, राइट। नेक्स्ट आता है एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस, कि एसेट को हम कैसे मैनेज करें उसका भी कंपनी डिसीजन लेती है। जैसे कि मीनिंग क्या होता है इसमें, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं इसमें हम। ठीक है, कितने जितने भी हमारे एसेट हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, या हमें और खरीदने हैं एसेट तो क्यों खरीदने हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट। वर्किंग कैपिटल फोकस, इसमें क्या है, करंट एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, राइट, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो हमारे कैश एट बैंक, डिबेंचर हुए, पीआर हुए, ये हमारे करंट एसेट्स हुए जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, या फिर कैश ही होते हैं। जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो हमारी हुई लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, ठीक है, मशीनरी हुई, ये सारी चीज़ें कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स होती। तो हम मैनेज करना है बिटवीन फिक्स एंड करंट एसेट। लिक्विडिटी, कैश की अवेलेबिलिटी, हम मैंने पहले भी बताया कि कैश की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी के पास हमेशा। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो है, अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग से जो कॉस्ट है स्टॉक की वो इंक्रीज हो जाती है। ज़्यादा टाइम तक अपने पास कंपनी स्टॉक अगर रखेगी तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी, जिससे कि कंपनी को नुकसान ही होगा, क्योंकि वो जाएगा तो उतने ही रेट में जितना मार्केट में रेट चल रहा है। ठीक है, रिसीवेबल मैनेजमेंट, क्रेडिट पॉलिसी एफिशिएंट होनी चाहिए कि कंपनी के जितनी वैल्यू है, जितना उसके पास है, उतना ही क्रेडिट पॉलिसी ले पाए, ओवर क्रेडिट ना ले,
ताकि वो उसको बाय बैक मतलब दे ना पाए वापस बेसिकली। कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंसी में क्या होता है, रिड्यूसिंग वेस्टेज, ठीक है, वेस्ट कम से कम होना चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। प्रॉफिटेबिलिटी लिंक, इसमें एफिशिएंट एसेट्स इंक्रीज प्रॉफिट, अगर एसेट हमारे पास सही होंगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अननेसेसरी एसेट लेके हम रख लेंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है कि हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है। रिस्क रिडक्शन, फाइनेंशियल शॉर्टेज को हम अवॉइड करें, जैसे रॉ मटेरियल टाइम पे हम खरीद लें, उसमें डिले ना हो, जो हम जैसे डिमांड अगर मार्केट में आ रही तो प्रॉपर सप्लाई भी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, वैसे। मैनेजिंग स्टॉक लेवल एफिशिएंटली, मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, स्टॉक बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए मैनेजेबल, कि इतना होना चाहिए कि हम जैसे ही डिमांड आए, जैसे ही हमारा ये हुआ कि कस्टमर डिमांड करे तो हम स्टॉक उनको उन तक दे पाए, लेकिन इतना भी स्टॉक हम करके नहीं रख सकते जिससे हमारा कंपनी का नुकसान हो जाए उस स्टॉक की वजह।